बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं और एक आलमी सतह पे जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक की, और अमेरिका इसके ऊपर क्या फ़ैसले करने जा रहा है। आज लड़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने GSP प्लस के स्टेटस के खिलाफ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा, यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह हैं, ये सारे बैठ गए और इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी को बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं, और पता नहीं क्या कुछ कहानियां इन्होंने सुना दी। तो जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहां पे सबसे पहले मैं आपको BBC की खबर पढ़ के सुनाता हूं। BBC क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो BBC में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 60 सेकंड दौरानिए की कासिम खान की यह तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और खुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के GSP प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए GSP प्लस स्टेटस खत्म करने की बात की। ये इल्ज़ाम है, ये झूठ है। और ये BBC ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे GSP प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहां पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको GSP का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, वो टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक़ के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे लोगों को, ख़वातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक़ देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीज़ें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियां दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे GSP प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में यह बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक की पामालियों पे बात हो रही थी। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से, रोको, वरना GSP प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तलल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखे तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ा गर्क, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ा गर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये BBC की आपको खबर थी ना। आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है GSP प्लस स्टेटस की, वो गलत है।
ये डॉन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज है। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये दोनों फेक न्यूज के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब जरा कुछ हकीकत भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए आप, ये नाजरीन, यूरोपियन यूनियन एक जल्दी रिपोर्ट जारी करने लगा है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, और इस पे काम अभी से नहीं, काफी अरसे से हो रहा है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए भी थे। हुकूमत को इस बात का खतरा है कि उनका जीएसपी प्लस का स्टेटस जा सकता है, और वो इस बात से डरे हुए हैं क्योंकि ये उनके ऊपर हथौड़ा बन के गिरेगा। तो अब ये किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान के बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपको यह बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन का वफद अक्टूबर और नवंबर 2025 में पाकिस्तान आया था, और ये सहाफी हैं हमारे शहजाद पराचा साहब, उन्होंने खबर दी है, और लोग भी है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे पहले भी वो चक्कर लगाते रहे हैं। उनकी टीमें पाकिस्तान में जब आई थी तो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और वो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब इन्होंने उठाया था सोहराब बरकत को, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद फिर मौजूद है पाकिस्तान में और वो सवाल जवाब कर रहा है। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को, और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे, और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज्यादतियां कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज्यादतियां बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते। जीएसपी प्लस स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें? तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे। तो जो फायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी, यानी जाती मफादात, जाती फायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक के मामलात से होता है, अकलियतों के हकूक के मामलात के साथ होता है, खवातीन के हकूक के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आज़ादी इजहार राय के साथ होता है जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं, जबरी गुमशुदगियों के सामने होता है, इसके हवाले से होता है जो है ही नहीं पाकिस्तान में। जाली मुकदमात के हवाले से होता है जो है ही नहीं पाकिस्तान में। मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल से होता है जो पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म किया है। अदलिया की आजादी नहीं है पाकिस्तान में। इन चीजों के साथ जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो मुंसलिक है। इमरान खान के बेटे के कहने के ऊपर अव्वल तो उसने कहा ही नहीं, अगर वो कहता भी तो ये नहीं होना था। ये हुकूमत की अपनी करतूतों की वजह से होगा जब होगा, और ये बात आप सब अपने ज़हन में रखिएगा। अब नाजरीन आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा धमकी लगाई है। आलमी खबरों की तरफ आते हैं, एक दो लोकल खबरें और हैं वो आपको मैं बाद में देता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को बहुत मुख्तलिफ और अजीब करार दे दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि वो अमेरिका से मुआहदे के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी फौज बिल्कुल तबाह हो गई है और इनकी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है, 0% है। और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इसके बावजूद वो अवामी तौर पर कहते हैं कि वो महज हमारी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि एक बार देर हो गई तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ, बहुत जरूरत है आपको संजीदा होने की, फौरन संजीदा हो जाओ। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरानी मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
और मैंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, शुक्रिया। ए देखो, एक तरफ यही शख्स कह, और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दे दिया मजे से, लोग भी खुशियां मना रहे हैं। यानी कोई ये सोच सकता है, कोई ये इमेजिन कर सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी उठेंगे और उठ के डोनाल्ड ट्रंप को अपना सुप्रीम लीडर बना देंगे? इज इट पॉसिबल? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी किस्म के मजाक किए हैं हमेशा दुनिया के साथ कि मैं जंगों को रुकवाने वाला हूं, मैं बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो पूरी दुनिया को अमन में ले जाऊंगा, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ से वो लतीफे सुनवाता है कि मैं सलूट करता हूं, आप दुनिया के सेवियर हैं, दुनिया को आपकी जरूरत है इस वक्त, आपने कमाल कर दिया, आपको रमजान मुबारक के महीने में मुबारकबादें हों, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ ने गेम चुकी हुई है, आसिम मुनीर साहब ने भी गेम चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी गेम। ये कितना संजीदा आदमी है, आपने यहां से अंदाजा लगा लें कि कितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जानता है। बस इतना ही वो पाकिस्तान को भी जानता है कि ईरान जिसके साथ वो जंग में है उसके बारे में ऐसा मजायका खेज दावा कर दिया कि जनाब वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बन जाओ, तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता। और अमेरिका में ये कहानी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ईरान को कह रहे कि संजीदा हो जाओ, और अपनी संजीदगी का आलम आप सिर्फ इस मामले में यहां पे देख सकते हैं। ये जो जंग है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्किन बचाने के लिए ये जंग लड़ी थी। लेकिन उल्टा हुआ ये कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को सहारा देने की बजाय लेके डूब रही है। एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटानी थी, कुछ दीगर मामलात में डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बन जाना था, फिर अमेरिका के अंदर जो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं, नो किंग मूवमेंट भी चल रही है। 28 तारीख को एक बहुत बड़ा 2 दिन के बाद वहां पे एहतजाज होने जा रहा है, हफ्ते वाले दिन अमेरिका में, और दावा यह किया जा रहा है कि बड़ा खौफनाक एहतजाज होगा, 9 मिलियन लोग निकाले जाएंगे। लेट्स सी इतने लोग निकलते हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो टारगेट रखा है, पहले 3 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 7 मिलियन, तो उनके चारों एहतजाज कामयाब हुए हैं। 5वीं मरतबा वो 9 मिलियन लोग निकालते हैं तो ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर ये प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीजों से निकलने के लिए ईरान पे हमलावर हो गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बराक ओबामा के दौर से एक बात बैठी हुई है कि ईरान पे जब अटैक किया जाए तो तवज्जो हटाई जाती है और पॉपुलैरिटी मिलती है और मिड टर्म इलेक्शन में फायदा होता है। ये बात ओबामा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर में कही थी, और अब वही कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये वाला फार्मूला उल्टा पड़ गया, वो उसको लेकर डूब रही है ये लड़ाई, बहुत नुकसान हो रहा है। और अब 2 रास्ते ना, या तो बाहर निकल जाए इस लड़ाई में से या इसको टूल दे दे। कुछ लोग ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से कर रहे हैं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में फौजें पहुंचाई जा रही हैं, जैसे अमेरिका अपनी फौजों को वहां लेकर जा रहा है और दुनिया पे दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो मुमकिन है कि खित्ते की दीगर फौजों को साथ लेकर अगर नेटो साथ नहीं भी आता तो अमेरिका ईरान के कुछ इलाकों पे और जजीरों पे कब्जा करने की कोशिश करे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ईरान के पास वाकई में भी ड्रोन्स और मिसाइल बाकी बचे हैं, जो उनका दावा है कि उनके पास महीनों के लिए बाकी बचे हुए हैं, यानी ईरान का दावा तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार है, अभी हम लंबा लड़ सकते हैं। अगर तो उनका दावा ठीक है और उनके पास ड्रोन्स और हथियार उसी मिकदार में है जैसे वो कहते हैं या उनके जर्नलिस्ट कहते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा अमेरिका का, और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो खुद अपने फौजियों को ईरानियों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इसराइली बहुत बुरी तरह तंग आ गए। इसराइल के अंदर से अब वीडियो आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं कि हम तो पसंदीदा लोग हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम बंकरों में रह रहे कि कई हफ्तों से तंग आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि लोग ज़हनी मरीज बनते चले जाएंगे, और अब वो बन रहे हैं। अब सायरन नहीं भी बज रहा होता तो लोगों को सायरन की आवाज़ आ रही होती है, धमाके नहीं भी हो रहे होते तो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, और हर थोड़ी देर के बाद ईरान की एक नई लहर आती है। यानी 1 महीने का टाइम नहीं गुजरा और लगभग 82-83 लहरें जो हैं वो ईरान की 90 के करीब शायद हैं। ईरान की जो मिसाइलों की लहरें हैं वो इतनी ज़्यादा पहुंच गई हैं इसराइल में, यानी एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा मिसाइलों की लहरें भी आती रही हैं इसराइल के अंदर, और वो किसी भी शहर पे आके बरस जाते हैं। डेमोना में जो ईरान ने अटैक किया उसने इसराइल को हिलाकर रख दिया है, अराद में और डेमोना में। उन्होंने ईरान के इस हमले ने इसराइल को और अमेरिका को बहुत परेशान किया, और उन्हें अंदाजा हो गया कि ईरान की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, और अगर वो इस तरह के हमले करेगा तो फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब
इसराइल के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नेतन्याहू ने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसके पास तो अब पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है, वो तो खुदकुशी कर चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रास्ते महदूद होते चले जा रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुई है रीजन में, जिसको इसराइल की जानिब से ये खबर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बंदर अब्बास में एक फिजाई हमला किया, जिसके नतीजे में अहम ईरानी कमांडर अली रजा को शहीद कर दिया। ये अली रजा कमांडर वो है जिसके जिम्मे था कि आबना हुर्मुज़ को बंद रखना, ये इसराइल ने दावा किया। अब इससे क्या आबना हुर्मुज़ खुल जाएगा? तो ईरान एक मुल्क है, वो एक कौम है, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं। वो एक फौजी शहीद हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जिस मुल्क को आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से फर्क नहीं पड़ा, उसे एक कमांडर की शहादत से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो आबना हुर्मुज़ को बंद रखेंगे। अब उसको खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल अगर अमेरिका करने जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल और कठिन काम होगा। लेकिन अगर वो किसी तरह मुज़ाकरात से ये मामला हल कर लेता है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग मिल जाए। नाज़रीन, अरब ममालिक के लिए भी ना अब सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है। रोजाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूएई का जो नुकसान हुआ वो शायद सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी सारी रियल स्टेट मार्केट है, उनकी टूरिज्म की एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी ऑयल की एक मार्केट है, गैस की मार्केट है, दीगर बहुत सारा पैसा यूएई के अंदर आता है, वो चीजें निकल रही हैं वहां से। तो यूएई का बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। अब इसमें उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया यूएई ने। खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ जंग बंदी मुस्तरद कर दी और वो ईरान के खिलाफ जमीनी हमले में शामिल होगा। ये रॉयटर्स ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है। वो मुतालबा करते हैं कि तेहरान के मुकम्मल खतराती नेटवर्क को पहले खत्म किया जाए, जिनसे हमें खतरा है वो सारा नेटवर्क तेहरान के अंदर खत्म किया जाए, ये यूएई ने कहा। और जो एक सफीर है यूसुफ अल अतीबा, उन्होंने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिशों में शामिल होगा। वो आलमी तेल के लिए एक अहम गुजरगाह है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात की जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर की यानी 1400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो मामला है वो भी हम जारी रखेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को टिकाने लगाए बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं है, लिहाजा जंग बंदी मुस्तरद कर दी है। अमेरिका और इसराइल से मुतालबा किया कि ईरान को मुकम्मल टिकाने लगाया जाए, इनका काम तमाम किया जाए ताकि खित्ते में अमन हो। अब ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा ये खबर मौजूद है और ईरान के मामले में यूएई का अपना एक मौक़िफ़ है और यूएई के ऊपर अटैक भी बहुत किया है ईरान ने। यानी अगर इसराइल के बाद किसी मुल्क को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है तो गालिबन ऐसा दिखाई देता है कि वो यूएई है, दुबई है। काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पे और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मुल्क छोड़कर गए हैं। बड़ी तादाद में अभी भी वहाँ एयरपोर्टों से लोग निकलना चाहते हैं। नाज़रीन, रूस को बहुत फ़ायदा हो गया इस सारी लड़ाई में। यानी रशिया ने जो इजाफी पैसा बनाया है वो रशिया सोच भी नहीं सकता था। इस एक महीने की लड़ाई में रूस ने गैस और तेल की मद में जो इजाफी पैसा बनाया वो लगभग 10 से 12 अरब डॉलर है। और अगर ये लड़ाई तूल पकड़ती है या ये सिचुएशन प्रलॉन्ग करती है तो इसमें रशिया मजीद इतने पैसे या इससे ज़्यादा